वेलकम गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था ईडी करंट के बारे में। ठीक है, जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसका बेस्ट पीडीएफ नोट्स हर बार की तरह आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट www.physicsbyamanwar.com। सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है, ठीक है, और वहाँ 3 लाइन्स पे क्लिक करके क्लास 12 EMI सारा का सारा पीडीएफ नोट्स वगैरह हर वीडियो के नीचे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। हम लोग बात करते हैं क्या है सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन यानी कि खुद से ही इंडक्शन करना। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि होता क्या है, खुद से ही करंट जो सोलेनॉइड वगैरह है या फिर कोई कॉइल है अगर सिंपली सा, तो उसमें जो करंट है ना वो अपने आप अगर चेंज करता है तो उस कारण खुद से एक नया करंट पैदा हो जाता है। क्या बोल रहे हैं समझते हैं अच्छे तरीके से, एकदम ठंडा दिमाग से देखा जाए जरा सा। जैसे कि ये सोलेनॉइड है, ठीक है, सोलेनॉइड में क्या है कि करंट चल रहा है I, ठीक। तब ये जो I करंट है उसके कारण अंदर में मैग्नेटिक फील्ड तो बन रहा होगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है अंदर में भाई? B बराबर म्यू नॉट NI। सही बात है। अच्छा, अगर इस करंट को बदलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो बदलेगा, यानी कि सोलेनॉइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? करंट पे। अगर करंट का मान बदलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर का बदलेगा। अच्छा ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर डिपेंड करता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। नहीं, अगर करंट बदलेगा तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बदलने का मतलब है इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बदलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का तो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर क्या फार्मूला होता है? BA cos थीटा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बदलने से करंट बदला तो मैग्नेटिक फील्ड बदला, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा। और फैराडे के लॉ के अनुसार हमने ये पढ़ा है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तो EMF जनरेट होता है, या यूँ कहें सर्किट अगर कंप्लीट है तो करंट जनरेट होगा ना। तो ठीक है, जनरेट होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली बात क्या है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहाँ पर बदलेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बदल रहा है? इसका खुद का अपना मैग्नेटिक फील्ड के बदलने के कारण, और इसका खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आया है कैसे भाई? तो इसके अपने खुद के करंट के कारण ना। तो यानी इसके खुद के करंट या मैग्नेटिक फील्ड के बदलने के कारण जो इस कॉइल में खुद से ही करंट डेवलप हो जाएगा। चूँकि करंट बदला है तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बदला, मैग्नेटिक फील्ड बदला तो इसको महसूस हुआ कि अरे मेरा मैग्नेटिक फील्ड तो बदल रहा है, तो चलो हम एक करंट डेवलप कर देते हैं ना, या EMF इसमें डेवलप करते हैं। और वो जो करंट आएगा वो करंट क्या चाहेगा कि इस वाले करंट का विरोध करना। इस पर चर्चा करेंगे, विस्तार से हम लोग बात करेंगे। लेकिन बात हम लोग ये समझे कि अगर इसका करंट बदलेगा, करंट अगर मान लिया जाए बढ़ने लगा या घटने लगा, तो अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड वो या तो बढ़ेगा या क्या होगा? घटेगा। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो एक EMF जनरेट होगा ना। तो कहेंगे कि अच्छा भाई, ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर करंट के बदलने के कारण इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड बदलता है, जिस कारण इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है और एक नया सा करंट डेवलप हो जाता है, EMF डेवलप हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि खुद के करंट या मैग्नेटिक फील्ड के बदलने के कारण इसमें खुद से ही फ्लक्स चेंज होकर के एक नया करंट या EMF पैदा हो जा रहा है अपने आप में ही, यही प्रोसेस मेरा है क्या? ये सेल्फ इंडक्शन। सारा चीज़ नोट्स में आपको अच्छे तरीके से लिखा हुआ है जो कि आप वेबसाइट से लोगे। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पढ़ने पे फोकस करना है आपको। ठीक, अच्छा चलो देखो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स निर्भर करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, और मैग्नेटिक फील्ड निर्भर करता है किस पे? करंट पे। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सीधा सीधी करंट पर डिपेंड करने लगा। मैग्नेटिक फील्ड
फ्लक्स जो है वो सीधा डिपेंड कर रहा है किस पे, करंट पे। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है ना, कांस्टेंट क्या हो गया ये एल, इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस कौन, एल। यहाँ से एल बराबर आप लिख सकते हो एल इज इक्वल टू क्या, 5b है बटे क्या आई, 5b है डिवाइडेड बाय क्या आई, नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस बराबर मैग्नेटिक फ्लक्स बटे क्या करंट। तो यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस का आप चाहो तो डेफिनेशन बना सकते हो। सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या हो गया कि अगर सोलेनॉइड में करंट का मान 1 एम्पियर हो, करंट का मान क्या हो 1 एम्पियर, तो ये तो 1 हो जाएगा नीचे का, तो जितना फ्लक्स का अमाउंट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स वही मेरा सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा। नहीं, यूनिट करंट के लिए, करंट का मान अगर 1 हो तो यूनिट करंट के लिए जितना मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कॉइल में वही कहलाता है उस कॉइल का क्या, सेल्फ इंडक्टेंस, कॉइल के फ्लक्स के बराबर ना। तो हम लोग इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद अ सोलेनॉइड, ठीक है, व्हेन 1 एम्पियर करंट पास थ्रू इट इज नोन एज क्या, सेल्फ इंडक्टेंस ना। फ्लक्स का वह अमाउंट जो 1 एम्पियर करंट देने से मिलता है वही फ्लक्स का अमाउंट मेरा क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस। उस वाले सोलेनॉइड का, अलग अलग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस अलग अलग होगा, या अलग अलग कॉइल है तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस अलग अलग होगा। जिस भी डिवाइस में ना, जैसे कि सोलेनॉइड है या फिर क्या है कॉइल है, जिसमें भी सेल्फ इंडक्शन होता है ना, या फिर यूँ कहे कि इंडक्शन होता है, सिंपली जिस भी चीज़ में इंडक्शन होता है उसको हम लोग उस डिवाइस को इंडक्टर कहते हैं। द डिवाइस इन विच इंडक्शन टेक्स प्लेस नॉन एज क्या, इंडक्टर, ठीक है। तो ये जो है मेरा, ये क्या कहलाएगा, एक तरह का इंडक्टर। और कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या सिंपल एक कॉइल भी हो सकता है, ये भी एक तरह से क्या है मेरा इंडक्टर है, क्योंकि इसमें इंडक्शन होता है। अगर क्या कहते हैं बार मैग्नेट को पास दूर करोगे तो इसमें भी करंट डेवलप हुआ, तो ये इंडक्शन ही तो है एक तरह से। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं इंडक्शन में कैसे, सेल्फ इंडक्शन, यानी खुद से। यहाँ पे तो दूसरा बार मैग्नेट को ला करके तब ना इसमें इंडक्शन कराए थे, यहाँ अपने आप अपना खुद का करंट बदल के ही इंडक्शन हो रहा है, तो ये सेल्फ इंडक्शन है। अब ये चलो सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट किए। सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट मेरा क्या बोलते हैं जो होता है वो होता है हेनरी, और इसका प्रैक्टिकल यूनिट होता है मिली हेनरी। मिली हेनरी मतलब 10⁻³ हेनरी, ठीक है। नोट्स में सारा चीज़ है, आपको मिल जाएगा। अच्छा चलो अब आगे बात करते हैं। चाहते तो सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन बटे करंट का एम्पियर का ए निकाल सकते थे। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का निकालना था तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता, वो कर सकते हो ना। चलो देखो आप बात करते हैं आगे। सेल्फ इंडक्टेंस ये हो गया। अगर हमको एक सोलेनॉइड है, ठीक, तो सोलेनॉइड का अगर हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस अगर पता करना चाहते हैं तो सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, देखा जाए जरा सा, ठीक है। अरे वाह गर्मी बहुत है जी। अच्छा चलो देखो, सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे किसी सोलेनॉइड का, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो निकाल के आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखो आप जरा सा, जैसे कि अगर मान लिया जाए इसका क्रॉस सेक्शनल, ये जो क्या कहते हैं एरिया है, इसका जो रेडियस है ना वो रेडियस है r, तो ये पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा कितना हो जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शनल, ये एरिया हो जाएगा कितना, πr² होगा ना। अच्छा ठीक है, होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n हो गया, टोटल क्या बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। और एक टर्म होता है l हो गया इसका लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ क्या, सोलेनॉइड। तो एक और टर्म जानते हो स्मॉल n, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आपने चौथे चैप्टर में भी किया होगा मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म में ना। ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स बटे लेंथ, इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ना। जैसा कि ये जो क्या कहते हैं सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B बराबर μ0 उसमें ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये करंट है, और ये परमिएबिलिटी एयर का, जिसका वैल्यू होता है 4×10⁻⁻⁷, इसका 4×10⁻⁻⁷ ना। चलो ठीक है, तो ये है ऐसे करके। अच्छा अब हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स पहले देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos
थीटा, और यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री एंगल लेंगे। क्यों? क्योंकि करंट ऐसे करके मान लो पास कराएंगे, जैसे भी करें, करंट ऐसे किए तो एरिया क्या कहते हैं, ठीक है, इधर हो गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, और मैग्नेटिक फील्ड भी मेरा क्या उधर ही। क्योंकि अगर मान लो करंट ऐसे चल रहा है सोलेनॉइड में, तो करंट के दिशा में हम लोग कॉइल वाइल के बारे में ऐसे जानते हैं कि अगर कॉइल में करंट ऐसे चल रहा है तो इसके दिशा में फिंगर घुमाएंगे राइट हैंड का, तो अंगूठा हमको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। ये सब चीज़ हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं चौथा चैप्टर में, ठीक है। तो मान लो ऐसे करंट चल रहा है, तो ऐसे करंट अगर घूम रहा है सोलेनॉइड में, तो एरिया वेक्टर इधर, और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे किधर बनाता है, उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है ना। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा हमारा 0 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड क्या ये हो गया बी इंटू क्या ए। अच्छा एक बात और, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकाले हैं ये आ गया फॉर 1 टर्न। एक टर्न है अगर सोलेनॉइड में, एक टर्न के लिए तो b इंटू ए इंटू कॉस 0 इतना, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n है, इसीलिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स का मान जो है n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, ये मेरा क्या नेट जो होगा वो होगा क्या n b a ना। अब एक चीज़, तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इतना, तो अब यहाँ से एक चीज़, अब सारा चीज़ को लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न बराबर क्या, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू एल, कैपिटल N की जगह पे स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू क्या लेंथ, इंटू रही बात मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला सोलेनॉइड के अंदर होता है कितना, म्यू नॉट NI, तो ये हो गया म्यू नॉट NI इंटू एरिया की बात करें तो एरिया मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा इसका पाई आर स्क्वायर, और ये कॉस 0 है तो ये तो कहानी ख़त्म ही हो गया। तो यहाँ पर आया क्या म्यू नॉट n इंटू n स्क्वायर इंटू एल इंटू क्या आई इंटू क्या पाई आर स्क्वायर। तो ये तो आया नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। और हमको चाहिए क्या, सेल्फ इंडक्टेंस इस सोलेनॉइड का पता करना चाहते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस बराबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स बटे क्या करंट ना, सेल्फ इंडक्टेंस बराबर मैग्नेटिक फ्लक्स बटे करंट। तो सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस देखो आप कैसे निकल गया, क्या आया म्यू नॉट n स्क्वायर एल आई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है आई, तो आई से आई कैंसल। अच्छा तो म्यू नॉट n स्क्वायर एल इंटू क्या पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमको देखो तो आप सेल्फ इंडक्टेंस का ये फार्मूला आया, और इससे हमको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है किसी सोलेनॉइड का वो किन किन बातों पे निर्भर करता है। अगर कोई मीडियम है, इफ़ मीडियम इज़ प्रेजेंट, मीडियम इज़ क्या प्रेजेंट, तो मीडियम है अगर, तो मीडियम रहेगा तो सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला में म्यू नॉट के साथ साथ एक टर्म कौन सा आ जाएगा, म्यू आर। आप लोग जानते हो चौथा चैप्टर में भी पढ़ा होगा आपने कि अगर कभी भी कोई मीडियम प्रेजेंट हो ना तो करना क्या होता है, म्यू नॉट के साथ एक टर्म म्यू आर आ जाता है। जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्जेज इन फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में होता था, एप्सिलॉन नोट के साथ एप्सिलॉन आर आता था ना। अगर कोई मीडियम ऐसे डाल दिए तो म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर, उसके बाद l पाई आर स्क्वायर। तो ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ज़रा से ये देख लेते हैं। ये l क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, मीडियम आया तो एप्सिलॉन नॉट आ गया ना, यानी कि क्या चीज़ पे, मीडियम क्या है सोलेनॉइड के अंदर में, उस पे ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तीसरा नंबर लेंथ पर ना, और चौथा नंबर पाई आर स्क्वायर मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया पर ना। तो मीडियम पर डिपेंड करने का मतलब सोलेनॉइड के अंदर कौन सा मीडियम डाला हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ में कितना ज़्यादा टर्न है, यानी कि सोलेनॉइड कितना ज़्यादा घना है इस बात पे, लेंथ यानी कि सोलेनॉइड कितना लंबा है, और पाई आर स्क्वायर यानी कि सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना ज़्यादा है। इन सब बातों पर निर्भर करता है सेल्फ इंडक्टेंस। यानी कि ले दे करके कह सकते हैं फाइनली कि जो सोलेनॉइड का जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, उस पर डिपेंड करता है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ऐसे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो। जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका बेस्ट पीडीएफ नोट तो आपको हमारे वेबसाइट पे मिल ही जाएगा www.physicsbyamanwar.com। वहाँ से MCQs, ऑब्जेक्टिव, डायरेक्टिव, जो भी चीज़ प्रैक्टिस के लिए सब कुछ आप करो।
देखो अच्छा अच्छा चीज़ मिलेगा। चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे बात करते हैं कि आखिर इसमें जो सेल्फ इंडक्शन हो रहा है खुद से, तो उसके कारण इसमें कॉइल में यानी कि सोलेनॉइड में आखिर सेल्फ इंडक्शन होने के बाद ईएमएफ कितना जनरेट होगा, उस पर बात करते हैं हम लोग। मिटाते हैं, आगे बात करते हैं। अब देखा जाए हम लोग बात करते हैं क्या कि जो सोलेनॉइड है आखिर, ठीक है, या फिर कोई इंडक्टर है या कॉइल है, उसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है सेल्फ इंडक्शन के कारण, वो कितना जनरेट होता है। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, आपने तुरंत अभी पढ़ा है कि जो ईएमएफ का फार्मूला होता है वो कितना होता है, माइनस d∅b बाई क्या, dt ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही हमको क्या देता है, ईएमएफ। ठीक है, ये माइनस साइन बताता है कि जो फ्लक्स में चेंज है उसका विरोध करेगा कौन, ईएमएफ। एंड एक चीज़ और पढ़ा हमने अभी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू क्या, Li पढ़ा ना अभी भाई, अभी L बराबर ∅b बटे क्या, I, यहाँ से लिख सकते हैं ना, ∅b बराबर क्या, Li ना, या ऐसे डायरेक्ट भी तो किया है हमने, ∅b बराबर क्या, Li, ये जो कांस्टेंट आ गया था। तो देयरफॉर क्या लेते हैं, ईएमएफ बराबर माइनस d इंटू ∅b की जगह पे क्या लिख सकते हैं, Li बटे क्या है, dt ना। ये L जो है ये मेरा कांस्टेंट टर्म होता है, सिर्फ करंट ही बदल रहा है ना, या तो करंट बढ़ा रहे हैं या तो करंट घटाएंगे, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ईएमएफ बराबर माइनस L इंटू डी बाई क्या, dt, इतना ही ईएमएफ जनरेट होता है सेल्फ इंडक्शन में। ठीक है, जब भी सेल्फ इंडक्शन होगा तो ईएमएफ बराबर क्या फार्मूला होगा, माइनस L इंटू क्या, डी बाई dt। यानी कि ये जो माइनस साइन ये बता रहा है कि जो करंट अगर बदलेगा ना, तो करंट के बदलने के कारण जो ईएमएफ पैदा होगा वो ईएमएफ चाहेगा कि करंट ना बदले। मतलब क्या कि अगर मान लिया जाए सर्किट में ये करंट का मान बढ़ रहा है, सर्किट में करंट का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 करके ऐसे करके बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो करंट पैदा होगा ना सेल्फ इंडक्शन के कारण, वो करंट इस बढ़ते हुए करंट के उल्टा डायरेक्शन में पैदा होगा, ताकि इस बढ़ते हुए करंट को क्या कर सके, विरोध कर सके। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग करंट के बढ़ने के कारण ही तो ईएमएफ या फिर एक नया करंट डेवलप होता है सर्किट में, ईएमएफ जनरेट होता है। तो ईएमएफ आएगा अगर, तो नया सा एक करंट भी तो डेवलप होगा। तो अगर करंट का मान सर्किट में बढ़ रहा है, यानी इस सोलेनॉइड में अगर करंट का मान बढ़ा रहे हैं, तो उल्टा डायरेक्शन में एक करंट पैदा होगा जो कि इस बढ़ते हुए करंट का विरोध करने के लिए आएगा। तो अगर करंट का मान इंक्रीज करेंगे तो इस मेन करंट के ठीक उल्टा डायरेक्शन में करंट पैदा हो जाएगा, ताकि इस बढ़ते हुए करंट को क्या कर सके, ये विरोध कर सके, घटा सके। और अगर सर्किट में करंट का मान, मेन करंट का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, अगर सर्किट में करंट का मान घट रहा है, तब जो ये नया वाला जो करंट जो इंड्यूस होता है इसमें, ईएमएफ जो आता है, ईएमएफ के कारण जो करंट आता है, अगर सर्किट में करंट का जो मान है वो क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, सर्किट में जो करंट का मान है वो क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, तो ये जो नया करंट है ना, ये इसी के डायरेक्शन में पैदा हो जाएगा, ताकि इस घटते हुए करंट का सपोर्ट कर सके। तो अगर करंट का मान सर्किट में घटेगा तो ये उसे पैदा करेगा, ताकि और बढ़ो, समझे। अगर मेन करंट का मान बढ़ रहा है तो उल्टा दिशा में आके घटाने की कोशिश करेगा। अगर सर्किट में करंट का मान, यानी कि सोलेनॉइड में करंट का मान घट रहा है, ठीक है, तो इसी के दिशा में प्रोड्यूस होकर इसको बढ़ाने का कोशिश करेगा। तो यानी कि जो सेल्फ इंडक्शन होता है उसमें जो ईएमएफ या फिर करंट जो डेवलप होता है बाद में, वो मेन करंट का विरोध करता है। अगर करंट का मान बढ़ रहा है तो उल्टा दिशा में आके घटाने की कोशिश करेगा, अगर करंट का मान घट रहा है तो सेम उसी डायरेक्शन में आकर के करंट को क्या करेगा, बढ़ाने का कोशिश करेगा। तो ये माइनस साइन यही बता रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना सेल्फ इंडक्शन के कारण, वो इस करंट में बदलाव का विरोध करेगा। ठीक है, तो चलो ये सब चीज़ तो हुआ, नोट्स में आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ भी है लैंग्वेज में। और अब आगे बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है, यानी कि एक सोलेनॉइड में कितना मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है,
तो या एक सोलेनॉइड में, या फिर यूँ कहें तो क्या, एक इंडक्टर में। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन इंडक्टर। इंडक्टर उसी को कहते हैं जिसमें इंडक्शन होता है। तो सोलेनॉइड भी हो सकता है, कॉइल भी हो सकता है, किसी कोई भी चीज़। तो जो आखिर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा क्या, तो हम लोग जितना वर्क करेंगे बस वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ना। क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, पावर बराबर क्या, करंट इनटू ईएमएफ का। पढ़ा है कि नहीं, याद होगा आपको। अच्छा ठीक है, तो पावर बराबर फिर हम लोग लिख सकते हैं dW/dt, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यही तो क्या होता है, पावर। ये मेरा क्या है, पावर है, ये करंट है, और ये क्या है, ईएमएफ है। ये कहाँ पे पढ़ा, पावर बराबर I इंटू ईएमएफ। तो ये हमने पढ़ा है। थोड़ा सा एनर्जी कंसिडरेशन में भी इसका मैंने बात किया था, और ये चीज़ होता है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जब पावर एनर्जी प्रोडक्शन साइड वगैरह पे बातचीत हो रही थी तब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, तो चलो, पावर बराबर वर्क डन बाय टाइम ना, वर्क डन रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dW/dt बराबर पावर होता है। ठीक है, करंट है, करंट को I छोड़ दिए। ईएमएफ का फॉर्मूला अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, क्या, L इंटू DI/dt, L इंटू DI/ क्या, dt। इसमें अब बोलोगे आप कि माइनस साइन क्यों नहीं लिए। माइनस साइन इसीलिए नहीं लिए क्योंकि ईएमएफ का हमको सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखना है। ये जो माइनस साइन है वो तो ये बता रहा है ना भाई कि जो ईएमएफ पैदा होगा वो इस करंट में बदलाव का विरोध करेगा, सिर्फ यही बताने के लिए ना है। लेकिन जो ईएमएफ का मान है, मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वो तो L इंटू DI/dt है। और ये माइनस साइन सिर्फ यही इंडिकेट कर रहा कि करंट में जो चेंज होगा उस चेंज का विरोध करेगा कौन, ये ईएमएफ। तो ईएमएफ का आखिर मेन जो वैल्यू है वो कितना है, L इंटू DI/dt। अब देखो तो आप दोनों तरफ से ये dt का कहानी क्लोज करते हैं, कट गया। dW बराबर क्या, I/L/DI। अब इंटीग्रेटिंग, ठीक है, बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो dW बराबर I/L इंटू DI। बायो वाले थोड़ा सा संभाल के, ठीक है, इंटीग्रेशन किए तो ये dW का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, W। आपने अगर इंटीग्रेशन नहीं अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप YouTube पे सिंपली सर्च कर सकते हो इंटीग्रेशन बाय एमनवर्ड। ठीक है, तो अगर इंटीग्रेशन बाय एमनवर्ड लिख करके इंटीग्रेशन का फुल वीडियो वॉच करना, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं जितना भी है, अगर फुल वीडियो को वॉच करोगे ना, हाई लेवल तक का इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी आगे के चैप्टर में, AC वगैरह में, इसलिए उसको देख लेना आप। तो dW का इंटीग्रेशन की तो W आया, इधर L मेरा एक कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल लिए, I इंटू DI सिर्फ अंदर में है। यहाँ पे अगर ये I नहीं होता तो DI का इंटीग्रेशन सिर्फ I हो जाता। यहाँ पे चूँकि I है तो I का इंटीग्रेशन करना है, DI मतलब I के रिस्पेक्ट में, जैसे X का करना है DX के रिस्पेक्ट में। तो देखेंगे X के पावर में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो पावर में एक जोड़ेंगे, जोड़ के आया 2, 2 से डिवाइड कर दिया, यानी x²/2। सेम उसी तरीके से यहाँ पे कहानी करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, वर्क डन बराबर L इंटू I के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, पावर में एक जोड़ दिए, जोड़ के आया 2, 2 से डिवाइड कर दिए, तो इंटीग्रेशन हो गया। तो W बराबर L इंटू ये क्या, I² क्या, 2। तो यानी इसको अगर अच्छे तरीके से लिखे तो वर्क डन बराबर फार्मूला आया, 1/2 को साइड कर लेते हैं, हाफ LI²। वर्क डन का फार्मूला क्या आया, हाफ LI²। और यही जो वर्क डन है ना, ये वर्क डन जो करंट को बार बार चेंज करेंगे तो उसके में जो कारण जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन ही मेरा किसका रूप ले लेता है, आपको पता ही है किसका रूप ले लेगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का। देयरफॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी U यानी पोटेंशियल एनर्जी, B मतलब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं हाफ LI²। ये आप कुछ याद दिया ला रहा होगा, कैपेसिटर में, ये इंडक्टर में ना, ये तो इंडक्टर में है, कैपेसिटर में आपने याद किया था पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता था वहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, वहाँ पे होता था हाफ CV²। सेम टू सेम मिलता जुलता है कि नहीं, हाफ LI²। तो ये जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है हाफ LI², ये हमको याद दिलाता है कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, वो होता था हाफ CV², है कि नहीं, इसी के जैसा। चलो
और कुछ नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी फार्मूला आपने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी का, है कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, वही सब की तरह मिलता हुआ है कि नहीं, ये भी आपको याद रहेगा उम्मीद था। अच्छा ठीक है, चलो ये सब चीज़ हुआ। अगर इसी में आपको एनर्जी डेंसिटी बोलता कि सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, जैसा कि आप एग्जाम्पल का क्वेश्चंस वगैरह जो है वो बनाओगे तो उसमें है, आपको होमवर्क दिया जाएगा कि आप एनसीईआरटी का अब कौन कौन सा एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बनाने के सक्षम हो गए हो, बनाने के लायक हो चुके हो। ठीक है, इस टॉपिक पे आधारित कौन कौन सा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है जिसको कि आप बना सकते हो, वो मैंने उस क्या कहते हैं नोट्स में ही लिख दिया है। ठीक है, तो वहाँ पर अंतिम में होमवर्क के रूप में तो उसको आपको बनाना है, और जहाँ दिक्कत आए तो उसका सॉल्यूशन तो मैं कराता ही हूँ। वो एक्सरसाइज एग्जाम्पल बाया मन लिख करके आप सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में तो है ही सारा का सारा चीज़। तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए अगर हमको बोला जाए तो इस क्या कहते हैं हाफ एल आई स्क्वायर को क्या कहते हैं सोलेनॉइड के लिए अगर बोला जाएगा तो क्या कहते हैं एरिया इनटू क्या उसका लेंथ से यानी कि ये वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो एनर्जी डेंसिटी निकल जाएगा, जैसा कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आया था कहाँ पर इसमें कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी, वैसे यहाँ पे शायद क्या कहते हैं हाफ क्या कहते हैं बी स्क्वायर बाई क्या म्यू नॉट ऐसे कर कुछ आएगा। चलो ठीक है, जो भी है उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सब आपको बनाना है, होमवर्क में हम दे दिए हैं वो आपको करना होगा। ठीक है, ठीक है, शायद ये बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, लिए स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, फिर क्या कहते हैं वो नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर लेना, www.physicsbyamanwar.com गूगल पे सर्च करना। साइट खुलने में अगर दिक्कत हो थोड़ा सा वेट करना, खुल जाएगा। ठीक है, और बस क्लास 12 फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जाना, वीडियो उसके नीचे में नोट्स वोट सारा चीज़ मिल जाएगा, पूरा सब कुछ। ठीक है, फिर बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, फिर बाय बाय, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। टेक इट।